Hello learners, welcome back. Today I am going to discuss about DLED प्रथम सेमेस्टर 2023 फ्रॉम राजन सीरीज शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। ठीक है, तो आज हम लोग आज हम लोग एमसीक्यू के साथ साथ में जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। मतलब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के साथ में जो एमसीक्यू बन सकते हैं। अब एक बार स्लाइड देख लीजिए कि कितनी स्लाइड हम लोगों की हैं। ठीक है, ये आपकी एमसीक्यू की है, ये सारे आपके राजन सीरीज से लिए गए हैं। ठीक है, कहीं अलग से नहीं है। ओके, तो हम फर्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। फर्स्ट स्लाइड से अपना हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके, फर्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। 1 सेकेंड, ये हमारी राजन सीरीज मैंने पहली स्लाइड इसलिए बना ली कि ये राजन सीरीज़ के आप लोगों के लिए ऑथेंटिकेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम शुरू करते हैं अपनी जो नेक्स्ट सीरीज़ है। ठीक है, ये 2023 की आप इसे देख सकते हैं, 2023 की सीरीज़ है। ओके, नेक्स्ट हम चले, ये आपको यहाँ आप जो मतलब पेज देख रहे हैं, जो क्वेश्चन देख रहे हैं, सेम टू सेम आपको लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे मिलेगा। राजन सीरीज अगर आप परचेस कर रहे हैं तो सेम ऐसे मिलेगा। तो आई होप आप लोग इसी से पढ़ेंगे, आपको राजन सीरीज परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है मेरे दोस्त वो है कि शिक्षण शिक्षण में प्रेरणा के सिद्धांत का क्या महत्व है। प्रेरणा मीन्स क्या होता है? इंस्पायरेशन मीन्स किसी को प्रेरित करना। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको कोई मोटिवेट करता रहे कि यू कैन डू, तो आप ना चाहते हुए भी मतलब थोड़ा बहुत अगर आपके अंदर क्षमता काम नहीं है फिर भी आप उसको क्लियर कर लेंगे। तो ये चीज़ है कि शिक्षा में जो अगर प्रेरणा मिलती रहती है तो ये इजी हो जाता है। ये चीज़ इसमें लिखा हुआ है, प्रेरणा के द्वारा बच्चों में किसी विषय वस्तु के प्रति रुचि पैदा की जा सकती है। रुचि का संबंध ध्यान से होता है। ठीक है, अगर बच्चे के अंदर क्या हुआ, अगर रुचि हो गई, ठीक है, तो उसका क्या होगा, उसका उस चीज़ में ध्यान लगेगा। ठीक है, जैसे आपकी मोबाइल में रुचि हो जाती है तो मोबाइल में आपका क्या होता है, आपका मोबाइल में ध्यान लगता है। ठीक है, तो रुचि पैदा की जा सकती है। ठीक है, सेकेंड हमारा क्वेश्चन है कि अपेक्षित अधिगम स्तर की संकल्पना। अपेक्षित अधिगम स्तर, तो ये तीन अलग अलग सेंटेंस है। ठीक है, अपेक्षित मीन्स होता है निर्धारित, ठीक है, या न्यूनतम जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, जो आपका सिलेबस होता है। अधिगम मीन्स होता है सीखना, एंड स्तर मीन्स होता है उपलब्ध स्तर, मीन्स किस स्तर पे हो। ठीक है, तो इसको हम एक बार क्लियर कर देते हैं। मीन्स अपेक्षित अधिगम स्तर मीन्स इसको अगर कहा जाए तो निर्धारित न्यूनतम दक्षताएं जिन्हें सीखना है। एक उपलब्धि स्तर क्या होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें कहना चाहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है बेटा, इसमें लिखा है अपेक्षित अधिगम स्तर का अर्थ है कि प्रत्येक कक्षा और विषय के लिए निश्चित न्यूनतम दक्षताओं को प्रत्येक बच्चा निश्चित रूप से प्राप्त करे। मीन्स इनका कहने का मतलब है कि हर एक मतलब क्लास के लिए एक न्यूनतम मिनिमम सिलेबस होना चाहिए, सो दैट एक जो टीचर है उसको आराम के साथ में क्लास में पढ़ा सके और उसको पता रहे कि हमें किस स्तर तक बच्चों को पढ़ाना है। जैसे मान लीजिए कोई केजी में है, तुम्हें पता है उनको ABCD छोटा बड़ा ये सारी चीज़ें उनको लर्न करवानी, 1 to 100 मतलब गिनती लर्न करवानी। इसके बाद में अगर क्लास 8 में गया तो मुझे पता है कि 5 to 10 तक उसको मतलब टेबल्स तैयार करवाना है। ठीक है, छोटे छोटे सेंटेंस को बनाना जान जाए, जैसे राम श्याम को इंग्लिश में ऐसे मुझे सिखाना है। ठीक है, मात्राएं बतानी हिंदी में। तो ये क्या है, एक निर्धारित पैटर्न है, तो पैटर्न होना चाहिए। ठीक है, फिर ये आपका ज्ञानात्मक हो सकता है, भावात्मक एंड क्रियात्मक भी हो सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड जो हमारी है, नेक्स्ट स्लाइड हमारी कह रही है कि संप्रेषण का अर्थ क्या है। संप्रेषण को आप कम्युनिकेशन से सोच सकते हैं। ठीक है, संप्रेषण आपका जस्ट लाइक कम्युनिकेशन होता है। तो संप्रेषण कब होगा, जब एक जैसे मान लीजिए कि मैं आपका क्या हूँ, संप्रेषण हूँ। मैं आपको क्या कुछ बता रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ बेटा, कुछ आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ तो क्या बता रहा हूँ, मैं एक सब्जेक्ट के बारे में बता रहा हूँ। तो ये हमारा क्या है, इन्फॉर्मेशन है बेटा। क्या है, इन्फॉर्मेशन। और आप क्या हैं, ग्राही हैं। मीन्स आप क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, सुन रहे हैं। ठीक है, तो किसी भी मैसेज को कन्वे कराने के लिए बेसिकली किसी भी मैसेज को कन्वे कराने के लिए तीन चीज़ें मस्ट होती हैं बेटा। ठीक है, एक आपका वक्ता, ठीक है, एक आपका इन्फॉर्मेशन या सूचना, एक आपका सुनने वाला, एक कहने वाला, एक जो कहना है, एक जो सुनना है। ठीक है, तो ये दो प्रकार के हो सकते हैं बेटा। ठीक है, ये बेसिकली दो प्रकार के हो सकते हैं। ये एक आपका हो सकता है बेटा कि सॉरी ब्लर कर रहा है। एक आपका हो सकता है प्रभावी, एक हो सकता है अप्रभावी। प्रभावी में क्या होगा बेटा कि अगर कोई आप अगर वक्ता है ना, तो अगर कोई इन्फॉर्मेशन या सूचना दे रहा है तो ग्राही उसको ग्रहण कर रहा है, फिर उसके मन में जो विचार आते हैं, ठीक है, उस विचार को क्या कर रहा है, इनसे पूछ रहा है। ठीक है, तो मतलब जब आप ध्यान से किसी चीज़ को क्लास में सुनते हो, कोई भी लेक्चर चलता है, ठीक है, तो आपके मन में उस लेक्चर के प्रति कोई ना कोई भाव उत्पन्न होता है, कोई ना कोई क्वेश्चन राइज होता है, तो आप अपने सर से पूछते हो। दैट इज एक्टिव एक्टिव लिसनिंग इसको बोला जाता है, या प्रभावी संप्रेषण बोला जाता है, या इफेक्टिव कम्युनिकेशन बोला जाता है। ठीक है, जो नॉन इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है, जिससे नॉन इफेक्टिव में आपके जो लीडर्स हो गए आते हैं भाषण देते रहते हैं लेकिन उसका हमें कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे कथा होती है ना,
आप लोग सुन लिए, वह हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बेटा, जो वक्ता होता है, ठीक है, ये अपना इन्फॉर्मेशन तो देता है, ग्राही उसको सुनता है, उस सूचने को सुनता है, इन्फॉर्मेशन को सुनता है, लेकिन इस उसके उसको वो बहुत ध्यान से नहीं सुनता है, इसलिए उसको कोई भी मैसेज कन्वे नहीं करता है, ठीक है। तो समझ में आया, ठीक है। संप्रेषण, कम्युनिकेशन मीन्स दो लोगों के बीच के वाद विवाद को कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। संप्रेषण का महत्व क्या है, ठीक है। महत्व क्या होता है, हो सकता है अगर एक्टिव संप्रेषण होता है, ठीक है, तो हम क्या अपनी बातों को सरलता के साथ में किसी के साथ में साझा कर सकते हैं, ठीक है। सवाल जवाब कर सकते हैं, ठीक है। प्रभावी संप्रेषण से बच्चों के अंदर भय समाप्त हो जाता है, और साथ साथ में क्या होता है, उनके अंदर जो निगेटिविटी रहती है वो भी खत्म होती है, क्योंकि हम जब उनसे मिलेंगे ना, तो उनके बारे में हम सब कुछ जानेंगे। तो ये संप्रेषण का यही बेसिकली महत्व होता है। आप इसे एक बार रीड आउट कर लेना। बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। अगला स्लाइड हमारा है कि क्रियाशीलता के सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। क्रियाशीलता क्या है, ठीक है। क्रियाशीलता मीन्स होता है एक्टिवनेस। इसके निम्नलिखित सिद्धांत है। क्रियाशीलता में क्या होता है, आत्म क्रिया करना जरूरी है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो छात्र है ना, अपने मन में कुछ सोचता है, ठीक है, उसी को आत्म क्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि यह विधि मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। विद्यार्थी की क्रिया, वन सेकंड इसको क्लियर कर दें, मनोविज्ञान की चेतना, रुचि, संकल्पना, निर्णय तीनों स्तर पर प्रभावित करती है, ठीक है। मतलब मन में कोई सोचा गया विचार, ठीक है, वो आपके क्या चिंतन पे भी बेस हो सकता है, रुचि पे भी बेस हो सकता है, संकल्पना पे भी बेस हो सकता है, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं, क्रियाशीलता बोलते हैं। इससे क्या होता है, एक क्लास में स्टूडेंट है, वो डल बैठा रहता है, शांति से बैठा रहता है, उसको कोई मतलब नहीं, लेकिन एक स्टूडेंट क्या होता है, हमेशा कुछ ना कुछ एक्टिविटी शो अप करता रहता है। तो क्रियाशीलता इसी को कहते हैं, ठीक है, कि कुछ एक्टिव रहना, ठीक है। शिक्षण और प्रशिक्षण में क्या अंतर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि शिक्षण और प्रशिक्षण में क्या अंतर है बेटा, ठीक है। तो शिक्षण में क्या होता है बेटा, जो टीचर पढ़ाते हैं आप पढ़ते हैं, दैट इज शिक्षण, और जो आप स्वयं से पढ़ लो दैट इज प्रशिक्षण। नहीं समझ में आया। समझ लीजिए कि अगर जो मेरे दोस्त डीएलएड कर रहे हैं, ठीक है, वो क्लासेस लेकर कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, वो शिक्षण कर रहे हैं। शिक्षण एक शैक्षणिक गतिविधि है, ठीक है, जिसमें शिक्षक किसी दिए गए विषय पर छात्र को भविष्य की चुनौतियों के लिए उसे तैयार करता है, ठीक है। लेकिन प्रशिक्षण क्या होता है कि आप घर पे रहकर उस चीज़ की प्रिपरेशन करो, दैट इज प्रशिक्षण, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड हमारे बेटा है उपचारात्मक शिक्षण को स्पष्ट कीजिए। उपचारात्मक मीन्स बेटा कुछ नहीं है इसमें। उपचारात्मक में जैसे उपचार करना होता है ना, उपचार, ठीक है। तो उपचार करना मीन्स क्या होता है, उपचार में क्या होता है कि कोई जो डल छात्र है, कोई जो धीम छात्र है पढ़ने में, उसको आप सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद में क्या करें कि उसके अंदर जो कमी है उसे दूर कीजिए, ताकि वो स्टूडेंट भी मतलब अपने फ्यूचर को पहचान सके और अपना बेस्ट कर सके। इसी को कहते हैं उपचारात्मक शिक्षा, ठीक है। इसमें लिखा भी हुआ है, अब एक दो पॉइंट पढ़ने। आज से उपचारात्मक शिक्षा चिकित्सा से लिया गया है, जिस प्रकार कोई चिकित्सक लोगों की बीमारियों का उपचार करते हैं, उन्हें स्वस्थ करने के प्रयत्न करता है, उसी प्रकार एक शिक्षक विद्यार्थी को अधिगम संबंधित त्रुटियों को दूर करके उसे अर्जित ज्ञान को उचित दिशा प्रदान करता है, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं बेटा, चिकित्सा मतलब उपचारात्मक शिक्षण बोलते हैं, ठीक है। हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया को समझाइए। सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया बेटा कुछ नहीं है, ठीक है। सूक्ष्म शिक्षण में है कि जैसे 5 से 10 स्टूडेंट को निकाल लीजिए, ठीक है, किसी एक क्लास में ले जाइए और किसी एक टॉपिक पे क्या करिए बेटा, किसी एक टॉपिक पे, ठीक है, कोई क्वेश्चन राइज करिए, किसी एक टॉपिक पे बातचीत करिए, ठीक है, ताकि उनकी जो कन्फ्यूजन है दूर हो सके। दैट इज सूक्ष्म शिक्षा वो कहलाती है, ठीक है बेटा। पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड हमारा है कि वही सोच विचार से रिलेटेड है कि सोच विचार को अलग अलग कैसे, मतलब तो इसमें पहले देखो कक्षा में छात्रों की संख्या घटाकर 5 से 10 कर देनी चाहिए। पाठ्यक्रम को 5 से 10 मिनट में बनाकर सूक्ष्म किया जाता है, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं बेटा, सूक्ष्म शिक्षा बोलते हैं। आप इसे एक बार पढ़ लेना। सूक्ष्म शिक्षा मतलब 5 से 10 छात्रों को बाहर ले जाकर किसी एक विषय पर बातचीत करना, दैट इज कॉल्ड सूक्ष्म शिक्षा। बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। अगला स्लाइड हमारा बेटा, ये सूक्ष्म शिक्षा के अलग अलग जो वैज्ञानिक हैं उनके अपने अपने मत हैं। जैसे वी एम शोर क्या करें, प्रोप्राइटर नरेंद्र वेदा के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण व पदीय शिक्षण से स्थितियाँ हैं जहाँ वास्तविक कक्षा शिक्षण की जटिल स्थितियाँ पर्याप्त कम हो जाती है। इसके साथ ही शिक्षण अभ्यास की तुलना में दृष्टिकोण की मात्रा बढ़ जाती। तो अपने अलग अलग साइंटिस्ट के अलग अलग मतलब मत है सूक्ष्म शिक्षा की रिकॉर्डिंग। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। बेटा नेक्स्ट पेज हमारा है कि शिक्षण प्रक्रिया के सिद्धांत। शिक्षण प्रक्रिया के सिद्धांत को वर्णित कीजिए, या शिक्षण प्रक्रिया के सिद्धांत को। सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक कौशल है। वही जो सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया कैसे की जाए, तो इसमें क्या है बेटा कि फिर वही बात है कि पहले अपनी क्लास जब आप लेते हैं तो आपको पता चलता है कि कौन से छात्र किस विशेष टॉपिक में लूज हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि आप पढ़ा रहे हैं
मान लीजिए आप पढ़ा रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में मान लीजिए कि बच्चा सब कुछ जान गया, लेकिन भोजन का डाइजेशन कैसे हो रहा है ये चीज़ वो नहीं समझ में आया, ठीक है। अब आपको क्या पता है कि उसको फेरिंग्स पता है, फेरिंग्स पता है, ओसोफेगस पता है, स्टमक पता है, लार्ज इंटेस्टाइन पता है, स्मॉल इंटेस्टाइन पता है, ठीक है। सारी चीज़ें उसको नॉलेज है, लेकिन डाइजेशन फूड का कैसे होता है वो उसको नहीं पता है। तो क्या करोगे आप, डाइजेशन एक टॉपिक ले लिए, जिन छात्रों को नहीं पता 5 से 10 छात्रों को आप अलग क्लास में बैठाओगे, उस पर क्या होगा 10 से 15 मिनट लेक्चर दोगे, दैट इज कॉल्ड सूक्ष्म शिक्षा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कि बहुत क्षेत्रीय शिक्षण से क्या अभिप्राय है। बहुत क्षेत्रीय शिक्षण मीन्स इसमें क्या होता है बेटा कि जैसे प्राइमरी कॉलेज जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं गांव में, वहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि जो अध्यापक की संख्या है बेटा वो कम होती है, ठीक है। 2 से 3 अध्यापक होते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या किया जाए कि 2-3 क्लास के छात्रों को एक साथ बैठाल कर और फिर उनके मतलब उनके व्यवहारिक जो गतिविधियाँ उस पर सुधार करना ही क्या कहलाता है, सूक्ष्म शिक्षा, मतलब सॉरी, बहु क्षेत्रीय शिक्षा कहलाता है।